Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT Exemplar Solution of Chapter number 9. Well, सॉल्यूशन को हम करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि इसके जितने भी टॉपिक्स थे या जितने भी सब टॉपिक्स थे इसको आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सॉल्यूशन को नहीं समझ सकते। तो वेल ये सॉल्यूशन तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये टॉपिक्स या फिर ये जो सब टॉपिक्स है ये कहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो वेल ऑलरेडी हम इसे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आप इसे www.magnetbrains.com पर जाकर के देख सकते हैं। कैसे देखेंगे इसको तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। तो फिलहाल जिन स्टूडेंट्स ने भाई चैप्टर पढ़ लिया था, जिन्हें नहीं पढ़ा हो सकता है कि वो भी पढ़ करके आ चुके होंगे। और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सॉइल, तो सॉइल के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, पर्कुलेशन रेट, टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, कलर, पीएच लेवल। तो ये सभी किसी भी सॉइल की प्रॉपर्टी को बताता है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम सॉइल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल। क्लेई सॉइल क्या होता है, जिसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनका पर्कुलेशन रेट अच्छा नहीं होता, पुअर होता है। अगर अपन बात करें मॉइस्चर की, तो भाई क्लेई सॉइल जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। सैंडी सॉइल की अगर बात करें तो क्योंकि इसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू क्लेई सॉइल, तो ये इनका जो पर्कुलेशन रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये पानी को बहुत बेहतर तरीके से पर्कुलेट कर लेते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इसमें कम होता है क्योंकि ये एयर के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब एयर को आसानी से अपने पार्टिकल्स के थ्रू पास होने देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था लूमी सॉइल के बारे में। तो ये जो लूम टाइप की जो सॉइल होती है ये मिक्सचर होती है क्लेई सॉइल का और सैंडी सॉइल का। दैट मीन्स कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो कहीं सैंडी और क्लेई के बीच में लाई करती है। पर्कुलेशन रेट ना तो बहुत अच्छा होता है ना ही बहुत बेकार होता है, मॉडरेट होता है। इसी तरीके से मॉइस्चर कंटेंट भी जो है वो एज कम्पेयर टू क्लेई कम होता है, लेकिन अगर अपन सैंडी की बात करें तो सैंडी से बेहतर होता है। अब इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी तरीके की जो क्रॉप्स है वो किस तरह की सॉइल में लगती हैं। तो वेल चलिए, ये तो सारी बातें आपने चैप्टर में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल require moisture and nutrients for growth and survival. Choose from the option below the habitat where the soil has plenty of water and nutrients. Well, आपको ये बताना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल में रहते हैं, ठीक है, सॉइल में रहते हैं, वहीं के पानी को यूज़ करते हैं, उसके न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो आपको बताना है कि किस तरह की प्लेस में इस तरह के का जो सॉइल है, वेयर द सॉइल हैज़ प्लेनिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर वाटर और न्यूट्रिशन दोनों मिलेगा, ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से रह पाए। तो अगर अपन डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में तो सिर्फ रेत ही रेत है, सैंड्स ही सैंड्स है, वहाँ प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी भी नहीं होगा, ना ही प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो डेजर्ट इसका राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट की जो सरफेस होती है वो इस तरह से होती है, या फिर वहाँ की जो सॉइल होती है वो ऐसी होती है कि जिसमें सारे डेड लीव्स, सारे डेड एनिमल्स के पार्ट सब कुछ मिला हुआ रहता है। वहाँ की जो सॉइल है वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, क्योंकि इतने सारे वहाँ पर ट्रीज लगे होते हैं, इतने सारे प्लांट्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, पानी को प्रॉपर अमाउंट में सॉइल तक पहुँचाने का काम करते हैं। मतलब अगर ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें रहने की प्रॉपर जगह चाहिए तो वो कौन सी होगी, फॉरेस्ट, ठीक है। ओपन फील्ड का क्या मतलब होता है, अब इसका राइट ऑप्शन तो समझ में आ गया है कि फॉरेस्ट है। अब आगे दोनों क्यों नहीं है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ओपन फील्ड का क्या मतलब होता है, जहां पर सिर्फ फील्ड ही फील्ड है, कोई ट्री नहीं है, कोई प्लांट नहीं है।
तो ऐसे फील्ड में क्या होता है कि जनरली जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होगा, तो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ओपन फील्ड भी सही ऑप्शन नहीं होगा। क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो क्रिकेट ग्राउंड में तो हम ऐसी मिट्टी लेते ही नहीं है जो कि क्या हो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वहाँ पे तो फ्लैट सरफेस होती है, तो इसलिए वहाँ पर तो बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मौजूद हो पाएंगे। तो इसलिए बेहतर प्लेस कौन सा होगा, परफेक्ट प्लेस होगा फॉरेस्ट। क्लियर? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इन अ फॉरेस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डीप रूटेड ट्रीज आर फाउंड, जो कि मैं अभी आपको बताई थी कि बहुत ज्यादा डीप रूटेड ट्रीज होती हैं। Roots of the tree hold soil particle and protect top soil from getting eroded. Well, ये जो roots होती हैं वो क्या करती हैं, soil को एक तरीके से पकड़ के रखती हैं, उसे bind करके रखती है ताकि soil जो है वो एक ही जगह पर रहे, बेहतर तरीके से उसमें hums produce हो और वो eroded नहीं हो, erosion उसका कम हो। Humps make soil fertile and provide nutrition to the growing plant. Trees in a forest act as the natural absorbers and helps the soil to absorb a huge quantity of the rainwater. So in forest, habitat soil has plenty of water and nutrition. ठीक है, तो क्योंकि फॉरेस्ट में इतनी सारी चीजें होती हैं, आप तो बस पॉइंट वाइज पॉइंट याद रखिए, ये क्योंकि फॉरेस्ट में ट्री होती हैं, ट्री होने की वजह से क्या होता है, रूट्स जो है वो अच्छी तरीके से सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। सॉइल बाइंड रहेगी तो उसके ऊपर जो हम्स का क्रिएशन होगा वो भी अच्छा होगा। हम्स रहेंगे दैट मीन्स कि उसमें न्यूट्रिशन अच्छा है, अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा तो सॉइल अच्छी फर्टाइल रहेगी, ठीक है, और अच्छी सॉइल है तो अच्छे प्लांट्स लगेंगे। अब ये सारी कंडीशन अच्छी रहती है तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहीं रहेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन भी है, पानी भी है, मॉइस्चर भी है, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Availability of water and mineral in the soil for maximum absorption by root is in the, well, अब सबसे ज़्यादा जो पानी की अवेलेबिलिटी है और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है वो सॉइल के किस वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देखिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स इन द, तो आपको ये बताना है कि किस जगह पे सबसे ज्यादा पानी और न्यूट्रिशन रहता है जिसको प्लांट की जो रूट्स है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वेल, अगर बी, सी और ए हॉरिजन को देखा जाए या सरफेस ऑफ सॉइल को देखा जाए तो इसमें से जो ए हॉरिजन है, ए हॉरिजन मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है, वहां पर सबसे ज्यादा हम्स होते हैं, वाटर होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू सब कुछ वहीं होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ए हॉरिजॉन। सो ए हॉरिजॉन जो होती है वो टॉप सॉइल होती है, जैसा मैंने आपको बताया, विच इज रिच इन हम्स। किस में ज्यादा होती है, हम्स में ज्यादा होती है। हम्स improves the texture of soil, increase the soil aeration and water holding capacity of soil, as well as provides nutrition to the growing plant. The soil layer also contains mineral. Hums and minerals make the soil fertile and favor plant growth. ठीक है, क्योंकि ए हॉरिजन के ऊपर आपको कारण पता चल गया कि हमने यहाँ पर ये क्यों बताया कि ए हॉरिजन से ही रूट्स को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, सबसे ज़्यादा पानी या मिनरल्स मिलता है, क्योंकि ए हॉरिजन में होते हैं हम्स। हम्स होने की वजह से ये सॉइल में जो हम्स है वो मिनरल्स, न्यूट्रिशन, पानी और जितना भी एरिएशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम्स के द्वारा ही सॉइल तक पहुँचती है। अब क्योंकि उसकी अपर लेयर पर या फिर ए हॉरिजन में हम्स मौजूद होता है, इसलिए रूट्स को सारा न्यूट्रिशन किससे मिल जाएगा, ए हॉरिजन से ही। क्लियर? तो इसका ऑप्शन था ए हॉरिजन। आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, बचाना। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, सॉइल को बचाने से क्या मतलब है कि किस चीज को बचाना, प्लांट्स को, टॉप सॉइल को, सब सॉइल को या फिर सॉइल ऑर्गेनिजम्स को। तो सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब होगा, सॉइल कंजर्वेशन का ये मतलब होगा कि हम टॉप सॉइल को बचाएं। क्योंकि देखिए, अगर टॉप सॉइल बचती है, टॉप सॉइल मतलब मान लीजिए ये सॉइल है तो इसकी जो टॉप लेयर होती है वो क्या होती है, टॉप सॉइल। अगर आपने टॉप
को बचा लिया, ठीक है, अगर आपने इस वाली लेयर को बचा लिया तो ऑटोमेटिकली आप सब सॉइल को भी बचा लेंगे, प्लांट्स को भी बचा लेंगे और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन का जो मेनली मतलब होता है वो यही होता है कि टॉप सॉइल को बनाए रखना। अब टॉप सॉइल जो है वो किस तरह से मेंटेन रहेगी? टॉप सॉइल इस तरह से मेंटेन रहेगी कि आप उसमें प्लांट्स लगाओ, ट्री लगाओ, ताकि वो अपनी जगह पर ही बने रहे और उसमें सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन नहीं होगा तो क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा तो जो आपका सॉइल है वो वहीं के वहीं रहेगा, हम्स वहां पर क्रिएट होंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, वाटर, मॉइस्चर सब कुछ मौजूद रहेगा, जिससे सब सॉइल्स जितनी भी है, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, सब कुछ अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी और सॉइल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अच्छी तरीके से रहेगी। तो सॉइल को बचाने का मतलब ये है कि टॉप सॉइल को बचाना। सॉइल कंजर्वेशन मतलब टॉप सॉइल का कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? सो टॉप सॉइल। क्लियर? बाकी सब तो अगर बच जाएंगे अगर आपने टॉप सॉइल को बचा लिया तो। क्लियर? सो टॉप सॉइल इज रिच इन हम्स विच इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड कंसिस्ट ऑफ डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। सो इसका मतलब क्या है कि टॉप सॉइल में हम्स होते हैं जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? एनिमल का वेस्ट होगा, डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो टॉप सॉइल पर ही होता है। हम्स क्या करते हैं? हम्स इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट ग्रो। हम्स की वजह से ही जितना न्यूट्रिशन है वो अब हमारे सॉइल को मिलता है, जिससे उसका टेक्सचर भी इंप्रूव होता है और सारी प्लांट को ग्रो करने के लिए जितना भी न्यूट्रिशन है वो हम्स के थ्रू मिल जाता है। सो इट इज मोस्ट फर्टाइल रीजन एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द टॉप सॉइल। तो ये सबसे फर्टाइल रीजन होता है और इसीलिए जो सॉइल कंजर्वेशन है वो मेनली कहाँ पर किया जाता है? टॉप सॉइल के लिए किया जाएगा। मतलब कि हमें टॉप सॉइल को अगर आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो बाकी की चीजें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? प्रोटेक्ट हो जाएंगी। सो इफ टॉप सॉइल इज प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड देन सब सॉइल इज आल्सो कंजर्व्ड बिकॉज इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल। ओके, टॉप सॉइल अगर हुई तो सब सॉइल ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो ही जाएंगी। चलिए, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉइल एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि भाई इसमें से सही ऑप्शन क्या है, सही क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। वेदरिंग इज द वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। क्या वेदरिंग प्रोसेस तो याद है ना आप सभी को, जिसकी मदद से सॉइल बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या ये एक फास्ट प्रोसेस है? जी नहीं, वेदरिंग तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों है लॉन्ग प्रोसेस? क्योंकि रॉक अपनी जगह से पहले जाएंगे, रॉक धीरे धीरे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, उस छोटे पार्टिकल से और छोटे पार्टिकल्स बनेंगे और छोटे छोटे छोटे, तो इस सारी प्रोसेस में एक बड़े से रॉक को सॉइल बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए ये एक शॉर्ट प्रोसेस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट है पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल। क्या पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? आपने ऊपर से पानी डाला और नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया, तो जितना जल्दी पानी निकलना शुरू होता है इसका मतलब पर्कुलेशन रेट उस वाली सॉइल का सबसे ज्यादा है। तो ऐसा किस सॉइल में होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सैंडी सॉइल में होगा, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है और इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ताकि क्या हो जाता है, पानी जो है वो जल्दी जल्दी नीचे आ जाता है। वहीं अगर अपन अपनी क्ले सॉइल की बात करें जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो जब आप उसमें पानी डालोगे तो ये फाइन पार्टिकल क्योंकि बहुत पास में होते हैं, इसलिए पानी जो है उनसे आसानी से नीचे तक आने में टाइम लगाता है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लूमी सॉइल कंटेन ओनली सैंड एंड क्ले। क्या लूमी जो सॉइल होती है उसमें सिर्फ क्ले और सैंड होता है? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सिल्ट। तो सिल्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपको गलत बताना होगा। नेक्स्ट क्या है? टॉप सॉइल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम्स। क्या टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा हम्स होते हैं? तो जी हाँ, टॉप सॉइल में ही हम्स होते हैं, इसलिए ये करेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू अस हमारा सही ऑप्शंस कौन से हैं? सेकंड एंड फोर्थ। दैट इज इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ। चलिए देख लेते हैं। तो जी हाँ, हमारा ए ऑप्शन ही था सेकंड एंड फोर्थ, और जो कि बिल्कुल सही है।
Weathering is the breaking down of huge pieces of rocks into smaller pieces by the action of natural forces such as water, glacier, wind, roots of plant etc. तो जो चीजें मैं समझाती हूँ ना वो कुछ शब्दों में लगभग यहाँ लिखा हुआ होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से शॉर्ट देख सकते हैं, ठीक है। सो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, अपने स्टोन्स का टूटना, बड़े बड़े हैवी रॉक्स का टूटना, फिर उससे छोटे छोटे रॉक्स बनना, फिर उसके बाद छोटा पाउडर फॉर्म में बनना, फिर सॉइल बनना। तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है जो कि पानी, ग्लेशियर या फिर आपके रूट्स ऑफ प्लांट की वजह से होती है। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स, कितना टाइम लगता है देखिए, 100 साल लग जाते हैं टू प्रोड्यूस अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, सो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। लूमी सॉइल क्या होती है, इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ऑल्सो हैज हम्स इन इट, उसमें हम्स भी होते हैं, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। तो आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए। हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉइल हैज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता ही है। तो अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्टिकल साइज। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग लिखना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, इंक्रीज होना। तो चलिए देखते हैं, रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल और सिल्ट। वेल इनमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा होगा सैंड। सैंड के बाद क्या होगा, सैंड के बाद होगा आपका सिल्ट, सिल्ट के बाद होगा आपका ओके सबसे पहले क्ले ऑप्शन भी दिखा हुआ है, मेरे से मिस हो गया, तो सबसे पहले क्ले आएगा, देन सैंड आएगा, देन सिल्ट आएगा। वन सेकेंड, ये हो जाएगा क्ले, देन सिल्ट, ठीक है, देन आपका हो जाएगा सैंड, एंड सैंड के बाद ये होगा ग्रेवल, एंड आखिरी में हो जाएगा आपका रॉक, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक इज द राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, तो जी हाँ, सबसे छोटा क्ले, सबसे फाइन पार्टिकल, उसके बाद लूमी सॉइल में क्योंकि सिल्ट होती है, सैंड होती है और क्ले होती है, तो सिल्ट जो है वो सैंड से भी छोटी होती है और क्ले से थोड़ी बड़ी। सैंड उसके बाद ग्रेवल और उसके बाद रॉक। तो यही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर था जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ लूमी सॉइल्स आर। तो लूमी सॉइल्स के कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, मतलब कि लूमी सॉइल जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है ये आपको बतानी है। तो ये तो बिल्कुल पता है हमें क्या क्या होती हैं, इसके अंदर होती है सैंड, क्ले एंड सिल्ट, ठीक है। अगर आपको एक और ऑप्शन दिया होता तो आप उसमें हम्स भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। आगे चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव द एप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर ईच ऑफ देम। आपको सेंटेंस पढ़ना है और उसका एक टर्म बताना है, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड सनलाइट। वो प्रोसेस जिसमें जो रॉक्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और सनलाइट, इन तीनों के कारण। तो कौन सी प्रोसेस होती है वो होती है वेदरिंग की प्रोसेस। यहां हम लिख देंगे वेदरिंग। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ड्यूरिंग द हैवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स। वेल अगर टॉप सॉइल अपनी जगह से रिमूव हो जाए तो बहुत तेज हवा की वजह से या बहुत तेज बारिश की वजह से, तो उसको आप कौन सा वर्ड बोलोगे, उसको क्या कहोगे आप, इरोजन। कि सॉइल जो है वो टूट रही है, अपनी जगह से हट रही है, तो क्या कहलाएगा वो, इरोजन, ठीक है। इसको आप सॉइल इरोजन भी कह सकते हो या इरोजन। Accumulation of waste in the soil generated by human activity which alter the feature of soil, ठीक है। अब ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा वेस्ट है जो कि सॉइल में मिल जाने की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण सॉइल में मिल जाने की वजह से ये जो सॉइल है उसके फीचर्स को ऑल्टर कर देता है। समझ में आया, मतलब ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से सॉइल के फीचर्स घट जाते हैं। फीचर्स का मतलब जैसे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाना, उसका फर्टिलाइज्ड कम हो जाना, या फिर सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाना। तो ये सब किसके कारण होगा भाई, ये सभी होता है पॉल्यूशन के कारण। तो ये क्या होगा, पॉल्यूशन। तो ह्यूमन पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताई, इरोजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कम हो जाता है, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है सॉइल की। तो ये सब पॉल्यूशन से। आखिरी है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू डीपर लेयर ऑफ सॉइल।
वो प्रोसेस जिसमें जो पानी है वो डीपर लेयर तक जाता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? तो वेल उस प्रोसेस को हम कहते हैं परकोलेशन। सॉरी, ठीक। तो ये हो गया आपके सारे ऑप्शंस। पहला था वेदरिंग, इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन एंड परकुलेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स रिलेटेड टू द सॉइल। वेल आपको इसमें कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए हुए हैं। अब ये जम्बल्ड वर्ड कैसे हैं? सॉइल से रिलेटेड। मतलब अगर आपने सॉइल चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है तो आप इन जम्बल्ड वर्ड्स को आसानी से आंसर कर दोगे। जैसे पहला क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखोगे अगर तो आपको दिखेगा HUMUS, हम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हम्स। क्लियर? इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है मुझे यहाँ से SOIL, सॉइल, और ये दिख रहा है सॉइल प्रोफाइल। देखिए PRO तो दिख ही रहा है, प्रो, और FILE, प्रोफाइल। तो ये हो जाएगा आपका सॉइल प्रोफाइल। देखिए आप ना जब जम्बल्ड वर्ड्स को देखो तो उसको ना हर जगह से देखा करो कि कहीं एक दो कॉम्बिनेशन आपको आसपास मिल जाएंगे। जैसे हॉरिजन, ऑब्वियस सी बात है जेड इसमें कब आया था? हॉरिजन के टाइम पर, तो हो जाएगा हॉरिजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये हो जाएगा लूम सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये हो जाएगा वेदरिंग, क्योंकि वेदर दिख रहा है हमें अलग से, ये हो जाएगा वेदरिंग। और आखिरी वाला तो आपको बिल्कुल आसानी से दिख रहा है परकुलेशन। कैसे देखा हमने? ये देखिए परकोलेशन, ठीक है? तो इसलिए ये परकुलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सही है। जी हाँ, हम्स, फिर है आपका सॉइल प्रोफाइल, फिर है हॉरिजन, लूम, लूमी टाइप की जो सैंड है उसके बारे में बात है ये, फिर है वेदरिंग एंड परकुलेशन। क्लियर? तो चलिए ये जम्बल्ड वर्ड तो काफ़ी आसान था हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आगे चलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which of the following situation A and B is advantageous for the absorption of water and minerals and why? Well, आपको ये बताना है कि इन दोनों कंडीशंस में सबसे बेहतर तरीके से पानी का एब्जॉर्प्शन किस कंडीशन में होगा। सिचुएशन ए, ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन द सी हॉरिजन, या फिर ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी हॉरिजन। अगर जो रूट्स है वो ए और बी हॉरिजन में बढ़ती हैं या फिर सी हॉरिजन में बढ़ती हैं, जिसकी वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी हॉरिजन ये आपका राइट ऑप्शन है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से होगा? टॉप सॉइल से होगा, मतलब ए और बी हॉरिजन से ही होगा। पानी को एब्जॉर्ब करके ये सी तक पहुंचाएंगे, ठीक है? तो सही सिचुएशन कौन सी है? ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी हॉरिजन्स। सो सिचुएशन बी इज एडवांटेजियस टू प्लांट बिकॉज ए एंड बी हॉरिजन्स आर हम्स रिच रीजन्स। हम्स improve the texture of soil, increases the water holding capacity of soil, provide the nutrition for the growth of the plants. Minerals are also present in A and B horizon. Humps and minerals make soil fertile and help in growth of plant. So growth and branching of roots in A and B horizon is advantageous for the absorption of water. ठीक है? तो मैंने आपको समझा दिया है कि A और B horizon जो होते हैं उनमें पानी के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कारण। तो कारण क्या होता है? क्योंकि वहां पर मौजूद होते हैं हम्स। हम्स जो है वो सारी चीजें करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं? बेहतर तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसीलिए यहाँ पर हमारी जो सिचुएशन बी थी कि अगर रूट और जो ब्रांच है ट्री की अगर वो ए और बी हॉरिजन में दिखाई जा रही है, दैट मीन्स कि वो बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है और वही एडवांटेजियस है, क्योंकि वहाँ पर हम्स होंगे। हम्स की मदद से बहुत सारी चीज़ें प्लांट के रूट्स के थ्रू प्लांट तक पहुँच जाएगी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 होता है खत्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ कैन अ फार्मर कन्वर्ट एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रल सॉइल? वेल, जब मैं आपको एसिड बेसिस और सॉइल्स पढ़ा रही थी, सॉल्ट्स पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन कि कई बार क्या होता है कि फार्मर्स का जो सॉइल होती है उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, एसिडिक वो हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए?
तो याद रखिएगा लाइम वाटर, ठीक है, इस कंडीशन में यूज किया जाता है, दैट मीन्स द स्लैग्ड लाइम और द लाइम सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्लैग्ड लाइम या फिर अगर लाइम सॉल्यूशन को यूज किया जाए तो ये क्योंकि बेसिक नेचर के होते हैं, कौन कौन से, स्लैग्ड लाइम और लाइम सॉल्यूशन। तो जब ये मिट्टी में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं जिसका एसिडिक लेवल ज़्यादा है, तो उसके साथ मिलकर के क्या कर देते हैं, उस एसिडिक कंटेंट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेस क्योंकि मिलने से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर जो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है तो हम उसमें लाइम सॉल्यूशन या फिर स्लैग्ड लाइम डाल देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और न्यूट्रलाइज होकर के क्या हो जाए, नॉर्मल। तो इस तरह से अगर फार्मर है, उन्हें अगर पता नहीं है कि अगर उनकी एसिडिक सॉइल है, प्लांट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे हैं, वो जल जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो जाएगा, उसका कारण यही होता है कि उनकी जो सॉइल है उसको न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए, उन्हें लाइम सॉल्यूशन या स्लैग्ड लाइम का यूज़ करना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आंसर नंबर 10 फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It is good practice to remove grass and small plants that are growing in an open, unused field. Give reason to support your answer. तो क्या ये सही है कि हम घास और जो आपके छोटे छोटे प्लांट्स आपके फील्ड में लगे हुए होते हैं उन्हें हटा दें? तो वेल देखिए, मैंने आपको बताया है कि सॉइल को बाइंड करने का काम कौन करता है, प्लांट्स, ग्रास और जो आपके बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ये सभी मिट्टी को बांधे रखने का काम करते हैं। मतलब कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं अगर प्लांट है अगर मेरी जगह पर एक, और जिसके रूट्स नीचे की तरफ गए हुए हैं, तो उसका मतलब उसमें बहुत सारी क्या लगी होगी, वो सॉइल को कंट्रोल करके रखा होगा, बाइंड करके रखा होगा। अगर यहाँ पर प्लांट ना हो तो क्या होगा, प्लांट नहीं होगा तो वो जो बिल्कुल फ्री है वो जो आपकी सॉइल है, तो आसानी से हवा पानी जो भी आएगा वो सॉइल को वहाँ से हटा देगा। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि प्लांट्स और ग्रास या फिर छोटा सा, अगर बड़ी बड़ी ट्री या छोटा सा प्लांट भी हो तो वो क्या करके रखते हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल को आपस में जोड़ के रखते हैं, ताकि जितनी तेज़ हवा आए या बारिश हो तो मिट्टी जो है वो अपनी जगह से ना जाए। अब आपने ये कहाँ देखा होगा, वेल जनरली आपके घर में अगर कोई ऐसा पॉट है जिसमें आपने सॉइल को रखा हुआ है, उसमें पौधा नहीं लगा हुआ है, और एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पॉट है जिसके ऊपर अंदर प्लांट भी है और सॉइल भी है, तो आप देखोगे कि अगर बारिश का पानी पड़ता है तो जिसमें प्लांट नहीं है वो जल्दी क्या हो जाती है, इधर उधर मतलब पॉट से निकल के इधर उधर फैल जाती हैं। लेकिन जिसमें प्लांट लगा होता है वहाँ पे मिट्टी कैसी होती है, थोड़ी कम फैलती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट है ना वो क्या करके रखते हैं, वो प्लांट जो है वो मड को या फिर जो आपकी सॉइल है उसको बाइंड करके रखने का काम करती है। तो ये बिल्कुल भी सही प्रैक्टिस नहीं है कि हम ग्रास और छोटे छोटे प्लांट्स को हटा दें, क्योंकि इसकी वजह से सॉइल एरोजन बढ़ सकता है। So, no, it is not a good practice. Plants cover the soil surface and their roots bind the soil particles and hold them in place. During the strong winds and rains, they protect the topsoil and thereby prevent the soil erosion. Clear? चलिए, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर खत्म। आगे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? A man digging a pit found that he could dig with ease initially, but digging became difficult as he went deeper. एक आदमी डिग कर रहा था, जमीन खोद रहा था, खोदते खोदते क्या हुआ, आसानी से खोदते खोदते अचानक से उसको लगा कि उसको थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, और एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल भी उसमें खुदाई नहीं कर पाया। He could not dig beyond a depth of 5 feet. कितने फीट के बाद? 5 फीट के बाद वो आसानी से डिग नहीं कर पाया। प्रोवाइड अ सुटेबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। वेल, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। तो देखिए, शुरुआत में क्या हुआ होगा, जब वो सॉइल में डिग कर रहा होगा तो वो कौन सी लेयर पे होगा, ए हॉरिजन पे, ठीक है। तो जब ए हॉरिजन पे था तो आसानी से उसने डिग कर लिया, बी हॉरिजन तक भी थोड़ा बहुत डिग करता गया, तो उसको सी हॉरिजन में उसको क्या मिलने लगे, छोटे छोटे ग्रेवल्स और समथिंग समथिंग चीज़ें मिलने लगी। फिर जैसे ही वो और नीचे आया तो यहाँ पर क्या होती हैं, बैड रॉक्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं जिसमें कि नॉर्मली अपन स्पैड की मदद से खुदाई नहीं कर सकते या डिगिंग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि वो इस सी रीजन या फिर बिग बैड रॉक रीजन में पहुंच चुका होगा, जिसके कारण वो अपने स्पैड से नॉर्मली खुदाई नहीं कर पाएगा। वेल, ऐसी जगह पर कैसे फिर इनको हटाया जाता है, तो ड्रिलिंग की जाती है। पहले छोटे छोटे उसको पार्ट में आप तोड़ते हो, फिर हटाते हो। सो द सॉइल सरफेस हैज लूज टॉप सॉइल विच इज ईजियर टू डिग। जैसे मैंने आपको बताया, लूज होती है ये, ठीक है। एट डीपर लेयर
जैसे ही डीपर लेयर पे जाते हैं, वेदर्ड रॉक्स और बेड रॉक्स आर प्रेजेंट। जैसे यहाँ पर वेदर्ड रॉक्स और बेड रॉक्स प्रेजेंट होना लग जाती हैं, ठीक है। सो आर प्रेजेंट विच आर हार्ड एंड मेक डिगिंग डिफिकल्ट। वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, हार्ड होती हैं, और इसलिए जो खुदाई है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो वेल आप भी देखिएगा कि अगर आप कहीं पे जैसे पौधा लगा रहे हो तो आप तो खैर जो अपर सरफेस है उसी को ही आप क्या करते हैं, थोड़ा सा डिग करते हैं और वहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लांट को लगा देते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि कई लोग थोड़ा गहरा अगर कहीं गड्ढा कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद उनका जो स्पैड है उस पर उसकी मदद से वो उसको नहीं कर पाते, क्योंकि वो कौन सी लेयर में पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं अपने बैड रॉक रीजन या फिर सी रीजन में। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को हम कंप्लीट करते हैं और आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लोकेट द फॉलोइंग जोन्स गिवन एज बॉक्स्ड आइटम्स इन फिगर 9.1 विच शोज द डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल। वेल आपको इसमें से सॉइल प्रोफाइल बतानी है। क्लियर। जैसे टॉप सॉइल कौन सी है, सब सॉइल कौन सी है, सी, हॉरिजन और बैड रॉक के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। टॉप सॉइल मतलब टॉप की, सबसे ऊपर की। तो टॉप सॉइल कौन सी होगी, ये वाली। याद रखिएगा, नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको, टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। टॉप सॉइल जिसमें क्या लगे होते हैं, प्लांट्स, छोटे छोटे उनके रूट, सब कुछ टॉप सॉइल के अंदर आते हैं। फिर कौन सा आता है आपका, फिर आती है सब सॉइल। कौन सी आती है, सब सॉइल, ये वाली, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे से आपको हल्के हल्के बिल्कुल ना थोड़े से लार्ज पार्टिकल मिलेंगे। फिर कौन सी होगी, सी हॉरिजन। तो ये होता है सी हॉरिजन, जिसमें आपको थोड़े ग्रेवल्स और थोड़े बड़े रॉक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और बैड रॉक मतलब कि जिसमें आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, इस तरीके की चट्टानें देखने को मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका बैड रॉक, ठीक है। इसका बेहतर डायग्राम देखना अगर आप चाहते हैं तो ये रहा, ठीक है, जिसमें मेंशन है ए हॉरिजन जो कि टॉप सॉइल होता है, बी हॉरिजन जो कि सब सॉइल है, फिर है आपका सी हॉरिजन पार्शियली वेदर्ड रॉक्स, जिसमें देख सकते हो आप पार्शियली वेदर्ड रॉक्स हैं, और आखिरी में होता है बैड रॉक्स। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हम करते हैं कंप्लीट, आंसर नंबर 13। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो राजस्थान इज अ डेजर्ट स्टेट इन इंडिया. Once while traveling to Rajasthan by train, Bujo observed several streams and rivulets of rainwater during the journey, but to his surprise he did not see the streams of water in the desert region even during the rains. Help Bujo find a suitable explanation for this. ठीक है। वेल देखिए क्या हुआ कि बूझो एक बार राजस्थान गया, डेजर्ट एरिया में गया, उसने देखा कि रेन भी हो रही है, पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन क्या हो रहा है, पानी मतलब अवेलेबल भी है, लेकिन फिर भी उसने कहीं वाटर स्ट्रीम्स नहीं देखी। तो ऐसा क्यों नहीं देखा, तो भाई ये जो एरिया होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है सैंड सॉइल। सैंड सॉइल का काम क्या होता है कि ये पानी को पर्कुलेशन तो अच्छी तरीके से कर लेती है, लेकिन उसे स्टोर नहीं करती, ठीक है। स्टोर ना करवाने की वजह से ही उसे कहीं पर भी वाटर स्ट्रीम्स नहीं दिखे होंगे। मॉइस्चर कंटेंट भी उनका मेंटेन नहीं रहता, क्योंकि ऐसे एरिया पे हीटिंग ज़्यादा होती है तो एवोपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर हुआ। सो इसका राइट आंसर, अगर आप आंसर लिखना चाहते तो क्या बताएंगे, Desert are the vast stretches of sandy soil. In sandy soil, due to the presence of the large space between the sand particles, the water drains out quickly. जैसा मैंने आपको बताया कि ये वेस्ट स्ट्रेचेस होती हैं सैंडी सॉइल में, ठीक है। दैट मीन्स कि इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से पानी जो है या जो सैंड पार्टिकल्स है वो आसानी से पानी को नीचे की तरफ भेज देते हैं, ठीक है, और ड्रेन आउट हो जाता है मतलब पानी। देयरफॉर सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर एंड टेंड्स टू बी लाइट एंड ड्राई. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट इन डेजर्ट द फॉलोइंग रेन वाटर immediately percolate downward in the spaces between the sand particle. Due to this, Bujo did not see streams of water in the डेजर्ट रीजन। तो डेजर्ट रीजन में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि भाई डेजर्ट रीजन में क्या था भाई, सैंड पार्टिकल्स थे। सैंड पार्टिकल्स का जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो हवा भी आसानी से चली जाती है और पानी भी आसानी से नीचे की तरफ ड्रेन आउट हो जाता है, स्पेसेस से निकल करके ड्रेन आउट हो जाता है। तो वेल अगर ये जो पानी है वो ड्रेन आउट हो रहा है, हवा भी अच्छी आ रही है, तो इसलिए जो वहाँ की सॉइल है वो बहुत सूखी रहती है, ड्राई रहती है, और ड्राई रहेगी इसलिए हल्की रहेगी। आप देख सकते हो सैंड को आप ऐसे उठाएंगे तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आपको इसमें मैच द एनिमल्स इन कॉलम 1 विद देयर
नेचुरल प्लेस ऑफ ड्वेलिंग मतलब हैबिटेट इन कॉलम 2। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो कहाँ पर रहती है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। अर्थवॉर्म्स, अब ये अर्थवॉर्म्स कहाँ पर रहते हैं? तो हमें पता है कि जो मॉइस्ट सॉइल होती है, या फिर अपन कहें कि जो अपनी सरफेस होती है ऊपर की, ठीक है, या ए हॉरिजन ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज द राइट वर्ड, कि ए हॉरिजन में जो गीली मिट्टी रहती है वहाँ पर अर्थवॉर्म्स रहना पसंद करते हैं। तो अर्थवॉर्म के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6। गार्डन लिजर्ड्स कहाँ पर आपने देखी होंगी? तो भाई ये जो गार्डन लिजर्ड्स है वो जनरली आपको सॉइल की सरफेस के ऊपर ही मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये सरफेस पर रहना पसंद करती हैं, इसलिए ये 4th ऑप्शन इसके लिए होगा। क्रैब, अब अभी क्रैब्स को आपने कहाँ देखा होगा? तो आपने जनरली इनको सैंड्स में, बीचेस में देखा होगा, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। रोडेंट्स की बात करें, जो आपके चूहे होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? तो वो छोटी छोटी मांद में रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं बुरोस इन सॉइल, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2nd। स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस कहाँ पर रहते हैं भाई? उनको थोड़ा सा गहराई में, सॉइल के थोड़े अंदर की तरफ रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन होगा डीप नैरो होल्स इन ड्राई सॉइल, ठीक है, जो पतले पतले से होल्स रहते हैं ना सॉइल के, आप वहां पर स्कॉर्पियंस को देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3rd। अभी स्नेल और स्लग्स कहाँ पर रहते हैं? स्नेल्स को आपने देखा होगा कि शेडेड सॉइल जहाँ पर हो, मतलब जहाँ पर आपके छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं उनके नीचे आपको मिलेंगे, तो सरफेस ऑफ शेडेड मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? सरफेस ऑफ शेडेड मॉइस्ट सॉइल, क्योंकि जो मॉइस्ट सॉइल होती है उसके शेड में नीचे की तरफ ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया स्नेल्स एंड स्लज के लिए ऑप्शन। देख लेते हैं कि क्या हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। जी हाँ, ये सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। आई होप आपने इसको शॉर्ट ले लिया होगा, आप देख चुके होंगे कि सही सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कंटिन्यूसली वाटर लॉक्ड सॉइल, ठीक है, कंटिन्यूसली वाटर लॉक्ड सॉइल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। कंटिन्यूसली पानी आ रहा है और सॉइल जो हो रही है वो लॉग हो गई आपकी, ठीक है, थोड़ी पानी से बिल्कुल भर चुकी है। सो आर डिसएडवांटेजेस फॉर प्लांट ग्रोथ, वाई? पर हम तो कहते हैं कि अगर पानी दिया जाए सॉइल में तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर कर दी जाए तो वो हमारे प्लांट को नुकसान ही पहुंचाएगी। जैसे कि अगर आपने एक्सेस पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, कंटिन्यूसली पानी डालते जा रहे हैं, या बहुत हैवी रेन के टाइम पर आप देखते होंगे कि कई बार जो पेड़ पौधे होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, देखा होगा ना, ब्लैक ब्लैक होकर के फिर खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो वेल बेसिकली क्या होता है कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑल्दो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ इनके जो रूट्स होते हैं ये क्या करती हैं, सॉइल में मौजूद ऑक्सीजन का यूज भी करती है। अब अगर पानी आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया, यहाँ पर पानी अगर भरा रहता है तो क्या करता है, ये जो पानी है उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना शुरू कर देता है, और ये जो रूट्स हैं उन्हें प्रॉपर अमाउंट में वहाँ से एयर नहीं मिल पाती, एयर नहीं मिल पाती, दैट मीन्स कि वो ग्रोथ नहीं कर पाते, और कई बार ये हमें ये नज़र आता है कि रूट्स जो है वो गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा पौधा जो है वो खराब हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? तो वेल इसका सही आंसर कैसे लिखोगे आप देख लेते हैं। Roots, although underground, possess living cells that require oxygen for respiration and production of energy. जो रूट्स है बेसिकली क्या करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं आपके रेस्पिरेशन के लिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं, और साथ साथ खाना बनाने में या उसकी खुद की ग्रोथ के लिए काम करती है। दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी करती है, देती तो है ही, हमें पता ही है कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन जो सॉइल में मौजूद ऑक्सीजन है उसे ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाए, बट इन वाटर लॉक्ड सॉइल, वाटर ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। अब क्या है कि ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, बीच में आपने ये प्लांट लगाया जिसकी रूट इस तरह से जा रही है, ठीक। अब ये जब पार्टिकल्स के बीच में रहती है तो वहाँ से ऑक्सीजन को आसानी से ये एब्जॉर्ब कर लेगी और अपने रूट्स तक पहुँचा लेगी। लेकिन अब ये प्लांट यहाँ पर क्या भर चुका है, अब मान लीजिए पानी भर गया, ठीक है, पानी यहाँ पर पूरी तरीके से फिल हो चुका है, पार्टिकल्स के बीच में पानी ही पानी है। तो जिन पार्टिकल्स के बीच में हवा होनी थी उस स्पेस को किसने रख लिया है, उस स्पेस को इस पानी ने कवर कर लिया है। अब ये जब पानी इस स्पेस को कवर कर लेगा तो वो
पानी है उस जगह पर जहाँ से हवा होनी थी, तो क्या रूट हवा को खींच पाएगी? नहीं। या फिर हवा को एब्जॉर्ब कर पाएगी? जी नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि इसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से, ठीक है, ये जो रूट्स हैं उनकी प्लांट में रूट्स की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर इफेक्ट होता है और कभी कभी प्लांट गलने लग जाता है, ठीक है। सो बट इन वाटर लॉक्ड सॉइल द वाटर ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड पुशेस द ऑक्सीजन out into the atmosphere, thus roots deprived of the oxygen and this affects the plant growth, और इस तरह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Why is soil erosion relatively less in dense forest as compared to the barren open fields? ठीक है, बैरन या फिर ओपन फील्ड्स में ज़्यादा सॉइल इरोजन क्यों होता है और फॉरेस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता? तो वेल देखिए, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर घने घने जंगल हो। घने जंगल मतलब ऊपर बिल्कुल पास ट्रीज लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि बारिश आई, तो बारिश कहाँ पर जाएगी? इनकी कैनोपी पर। कैनोपी किसको कहा जाता है? याद दिला दूं मैं आपको फिर से, कैनोपी जो होती है वो होती है कुछ इस तरह से बनने वाली, ठीक है। जैसे ये पास में पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पेड़ आपने बहुत सारे लगाए हुए हैं, देखिए यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर लगे हैं। तो इस तरह से ना ये ऊपर एक कैनोपी बना लेती है। क्या बना लेती है? एक तरीके का रूफ बना लेती है, जिसको आप क्या कहते हो? कैनोपी। तो इस कैनोपी के कारण क्या होता है, जब बहुत तेज बारिश आती है, ठीक है, अब मान लीजिए कि बहुत तेज बारिश आ रही है, ठीक है, तो ये जो बारिश का पानी है वो इनकी लीफ से होता हुआ, ठीक है, इनकी लीफ से होता हुआ ड्रॉप बाय ड्रॉप अर्थ तक पहुंचता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक से जो तेज बारिश आ रही है वो सीधे अर्थ पर पहुंच जाए, सीधे सरफेस पर पहुंच जाए, अर्थ पर नहीं सरफेस पर। तो अगर सीधे सरफेस पे पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है, तेजी से कोई चीज पड़ेगी, तेजी से फोर्स लगेगा तो जो सॉइल है वो ऊपर की तरफ उठेगी या इधर उधर बहना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जब पूरा एक कैनोपी बना हुआ है, पूरा एक रूफ बना हुआ है, तो पानी कैसे गिरेगा? पहले कैनोपी पे जाएगा और लीफ से होता हुआ धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप सरफेस तक जाता है। लेकिन बैरन और ओपन फील्ड्स में क्या होता है? ऐसा नहीं होता, वहां प्लांट्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट जो पानी है वो सरफेस को हिट करता है। सरफेस के हिट कर देने की वजह से क्या होगा? जो मड, जो सॉइल है आपका, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो ही जाएगा। तो इस यही कारण है कि जो डेंस आपके फॉरेस्ट होते हैं वहां पर सॉइल एरोजन कम होता है और बैरन ओपन फील्ड्स में ज्यादा होता है। आंसर क्या लिखेंगे? इन डेंस फॉरेस्ट द ट्री कवर कैनोपी, द ट्री कवर प्रिवेंट्स द रेन वाटर। आप उसे ट्री कवर भी कह सकते हैं या फिर जैसा हमने वर्ड लिया है कैनोपी, वो भी। So the tree cover prevents the rain water from directly falling on the forest floor या फिर soil. The canopy layer of the forest intercepts the flow of rainwater so that the rainwater falls on the leaves of the tree and then drips slowly onto the forest floor. कैनोपी लेयर के कारण जो पानी है वो धीरे धीरे ड्रिप होता है फ्लोर तक। Thus forest allow rainwater to seep, इसलिए रेन वाटर जो है वो धीरे धीरे फॉरेस्ट में सीप होता है, एब्जॉर्ब होता है। ऑल्सो रूट्स ऑफ वेजिटेशन बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड होल्ड देम फर्मली। और दूसरा कारण तो हमें पता ही है, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, उतना ज़्यादा जो सॉइल है वो रूट के मदद से बाइंड हो पाएगी। दिस प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग एरोडेड बाय विंड और द वाटर। ये टॉप सॉइल को इस तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है और इस तरह से जो हवा है वो मतलब इस तरह से जो सॉइल है वो इरोजन से बच जाती है। But in barren open fields, the soil is exposed to the wind and falling rain. The soil particle become loose and easily get carried away by the blowing wind and flow of water. Hence, all the erosion is relatively less in dense forest as compared to the open barren fields. तो इसीलिए क्या होता है कि dense forest में soil erosion कम होता है, लेकिन अगर open field की बात करें तो वहाँ ज़्यादा होगा। आई होप आपको ये आंसर तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ ही गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 18। Gardeners gently dig up the soil around the roots of the garden herbs. Frequently give the reason. आपने देखा होगा कि आपके घर में भी या फिर आपके गार्डन में भी कई बार जो गार्डनर्स हैं वो पेड़ के आसपास खुदाई करते हुए नजर आते हैं, या आपके घर पे भी मम्मी पापा ने जो भी प्लांट्स लगाए हुए हैं उसको वो थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई? देखिए,
ये जो सॉइल है अगर वो जमती जाएगी, ठीक है, तो एक लेयर बना लेगी, मतलब बिल्कुल भी स्पेस उसमें नहीं रहेगा, एक तरीके की सरफेस बना लेती है, टाइट सरफेस। तो उस टाइट सरफेस पे जब पानी जाएगा ना तो वो नीचे की तरफ नहीं उसको क्या कर पाएगा, ड्रिप कर पाएगा या पर्कुलेट नहीं करेगा। अगर पानी पर्कुलेट प्रॉपरली नहीं होगा तो वो रूट तक नहीं पहुंचेगा, रूट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, है ना, सारी चीज़ें नहीं होगी। तो पानी का नीचे तक पहुंचना ज़रूरी है, पहला रीज़न तो ये। जब आप आसपास के लेयर को ऊपर नीचे कर देते हो तो आप मतलब स्पेस बना देते हो हवा के लिए, ताकि वो प्रॉपरली ऊपर से नीचे की तरफ भी जा पाए। जैसे पानी ज़रूरी है वैसे एयर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो कुछ कारण है। और दूसरी चीज़ कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऊपर से हम ऐसी चीज़ें डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो वो नीचे तक आसानी से पहुंच जाए, सारा जो आपका लेयर है उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से रहे, इसलिए ये इस तरीके की गुड़ाई की जाती है, गुड़ाई कहा जाता है हिंदी में उसे, ठीक है। तो इसलिए वो जेंटली डिग अप करते हैं सॉइल को रूट्स के अराउंड। तो इसके रीजन से आप इस तरह से देख सकते हैं, गार्डनर्स gently dig up the soil around the roots of the garden house frequently. This is done for enabling the easy root growth. पहली चीज़ तो रूट की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो जाती है, रूट को आसानी होती है। अगर आपने थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया तो रूट आसानी से फैल जाएगी, लेकिन अगर बहुत टाइट सी सरफेस है तो उसको फैलने में दिक्कत होगी ना। तो फॉर एनेबलिंग ईजी रूट ग्रोथ, फॉर ईजियर पर्कुलेशन ऑफ वाटर, for aerating of the soil and enabling the air to get into the deeper layer of the soil and for removing the weeds, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा खरपतवार बोलते हैं जिसको अपन, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लग जाती है, छोटे छोटे प्लांट्स लग जाते हैं जो कि जितना न्यूट्रिशन आपके मेन प्लांट को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस तरह से अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे आसपास तो ये छोटे छोटे प्लांट जो लग जाते हैं दूसरे प्लांट के साथ में वो हट जाते हैं। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इन टाउन्स एंड सिटीज जनरली द बोरवेल हैव टू बी डग वेरी डीप टू get the water as compared to the borewell ducts in the villages. Get the suitable answer. Well, obvious सी बात है, जो टाउन्स हैं और विलेजेस हैं उन दोनों में एक फ़र्क है। पहले तो इन दोनों में फ़र्क देख लेते हैं अपन। टाउन्स में क्या होता है, पक्की सड़कें होती हैं, ठीक है, जो आपकी डामर सड़कें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और विलेजेस में क्या होता है, कच्ची सड़कें होती हैं, मिट्टी की बनी हुई, ठीक है। टाउन्स में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, विलेजेस में ज़्यादा होते हैं। तो इसका कारण यही है कि जो बोरवेल है, अगर अपन उसे टाउन्स में लगाते हैं, बोरवेल्स को अगर अपन टाउन में डग करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि पानी एक तो कम मिलता है। पहली चीज़ की पॉपुलेशन टाउन्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी जो है वो हर कॉलोनी में जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका फ्लो आपको कम मिलेगा। पानी के लिए ज़रूरी क्या है कि जो ट्रीज़ हों वो ज़्यादा हों, क्योंकि ट्री क्या करते हैं, पर्कुलेशन करते हैं पानी का अंडरग्राउंड। जितना अंडरग्राउंड पानी होगा उतना ही आपको बोरवेल से मिलेगा। विलेजेस में क्या होता है, वहीं पर सड़कें जो होती हैं वो कच्ची होती हैं, ताकि जो पानी है वो अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो, और साथ ही साथ वहाँ प्लांट्स और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि पानी को ऊपर से नीचे पहुँचाने का काम बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। मतलब पर्कुलेशन ऑफ वाटर वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। सो इन टाउन्स एंड सिटीज जनरली द बोरवेल हैव टू बी डग वेरी डीप टू get water as compared to borewell dug in villages. It is so because of the following reason. ऐसा क्यों? एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर इन टाउन्स एंड सिटीज डिप्लीट द ग्राउंड वाटर। जैसे मैंने बताया कि टाउन और सिटीज में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए डिप्लीशन हो जाता है पानी का। टाउन एंड सिटीज हैव एस्फल्टेड रोड्स एंड वेस्ट एरिया ऑफ सॉइल आर कॉन्क्रीटेड, ठीक है। वेल, एसफॉल्ट क्या होता है, एसफॉल्ट मतलब जो डामर की सड़कें होती हैं, एसफॉल्टेड रोड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। वेस्ट एरियाज ऑफ सॉइल आर कॉन्क्रीटेड, और जो जितना भी सॉइल का एरिया होता है उसको कॉन्क्रीट से हम कवर कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ी भी कीचड़ महसूस ना हो बारिश के टाइम पर। तो इसके यही डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं कि पानी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट रेन वाटर कैन नॉट पर्कुलेट टू रीच द ग्राउंड वाटर एंड द ग्राउंड वाटर लेवल फर्दर डिक्रीजेस। इसी के कारण क्या होता है कि प्रॉपर पर्कुलेशन नहीं होता पानी का जमीन के अंदर तक, और ऐसे ही जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। Villages have larger areas of open soil surfaces and fewer asphalted roads and concrete surfaces. Villages में तो सिर्फ घर से दूसरे घर तक पहुंचने के लिए ही सिर्फ वो लोग कंक्रीट सड़कों का यूज़ करते हैं, और जो
एस्फाल्टेड जो रोड्स होती हैं वो सिर्फ मेन रोड में होता है, बाकी नहीं। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जगह होती है पानी को पर्कुलेट करने के लिए। और दूसरी चीज़, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड पानी का लेवल है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आसान है, बस समझिए और आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि एक अगेन जम्बर्ड वर्ड है, जिसमें आपको मतलब एक आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कि 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर सैंड दिया हुआ है, ठीक है, इल्फॉब दिया हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं रिलेटेड टू सॉइल। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं ये आपको खुद प्रैक्टिस करके देखनी है। वेल, आप जब इसे देखेंगे तो आपको देखेगा कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे प्रोफाइल, हम्स, रॉक, सिल्ट, हॉरिजन, वेदरिंग, इरोजन, प्लांट, ग्रेवल, सैंड, क्ले, पर्कुलेशन, वाटर एंड मिनरल्स। आप चाहे तो इसको शॉर्ट देख सकते हैं, इसका ले सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहां पर आपको आइडेंटिफाई होगा। क्लियर? चलिए, तो वेल इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वेल, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए तो आप कैसे देखेंगे उसे? आप देख सकते हैं थ्रू www.magnetbrains.com से। यहाँ पर आपको करना क्या है? वेल, आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ पर जाकर के अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। यहाँ नीचे आपको क्लासेस दिख रही हैं, जो भी क्लास से आप हैं उसको जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। क्लास को सिलेक्ट करते साथ ही एक और स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के फोल्डर्स बने हुए दिखते हैं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो जस्ट उस पर वॉच नाउ करो। वॉच नाउ करते साथ ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें चैप्टर्स, उसके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है। बस आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना है और वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ भी जो किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।